साथियों, ये जो हमारी क्लास चल रही है ये है ये जो हमारी क्लास चल रही है साथियों, ये है पैट परीक्षा के लिए। तो पैट परीक्षा में जो हमारा हिस्ट्री का जो एरिया है उसको यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बता भी दिए हैं। आज हम गांधी युग में आगे बढ़ेंगे, और आज गांधी युग में हम लोग बात करेंगे साथियों असहयोग आंदोलन की। आज जो बात होगी वो होगी असहयोग आंदोलन की। पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। चलिए, ओके, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की आज हम बात करेंगे। असहयोग आंदोलन क्या है, इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? हाँ जी, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ है असहयोग आंदोलन। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार असहयोग आंदोलन क्या है और शुरू हुआ ही क्यों, इसके शुरू होने का कारण क्या है। देखो भाई, सबसे पहले हम फोकस करें इसके नाम पर। नाम इसका क्या है? असहयोग। अगर आपको याद हो तो मैंने पुरानी क्लास में आपको बताया था कि गांधी जी की एक नीति थी जिसे हम कहते हैं सहयोग की नीति, जिसमें मैंने आपको बताया कि गांधी जी का विचार था कि जिन अंग्रेजों से हम शांति के समय में अधिकार मांग रहे हैं उन अंग्रेजों का हमें युद्ध के समय में साथ देना चाहिए। और गांधी जी ने अंग्रेजों का कई बार युद्ध में सहयोग किया, चाहे 1899 का बोर युद्ध हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, और ना केवल अंग्रेजों का सहयोग किया बल्कि हमने देखा कि युद्ध में अंग्रेजों ने सहयोग तो लिया ही गांधी जी का, बल्कि चूंकि गांधी जी ने अंग्रेजों का इतना सहयोग किया कि अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी और सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहकर पुकारा। यानी गांधी जी अंग्रेजों का अब तक सहयोग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। ठीक है, गांधी जी तो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, ठीक, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं जलियांवाला बाग। कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ, जिसमें निहत्थे क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों ने गोली चलाई, और गोली चला करके बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या करी। ठीक है, ये जो विरोध हो रहा था ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा था, और इस हत्याकांड में ऐसा कहा जाता है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सरकारी रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, ठीक है, और करीब करीब 1200 लोग घायल हो गए। ये खुद अंग्रेजी सरकार बता रही है। इतने लोगों को मार डाला अंग्रेजों ने। सोचो 379 लाशें आपके सामने पड़ी हो एक मैदान में, आपको कैसा लगेगा? और 1200 लोग घायल हो गए, किसी के हाथ में गोली लगी, किसी के पैर में गोली लगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो गांधी जी तो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, और अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज हमारे लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चला रहे हैं। तो यहाँ से गांधी जी की जो सहयोग करने की नीति थी ये बदल गई। गांधी ने विचार किया कि हम इन अंग्रेजों का कितना भी सहयोग कर लें, लेकिन ये हमें कभी भी इंसानों की तरह नहीं मानते हैं। और इसी सोच के साथ गांधी जी ने तय किया कि अब मैं अंग्रेजों का सहयोग नहीं करूंगा, इसीलिए अब भारत में शुरू होगा असहयोग आंदोलन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपनी सहयोग करने की नीति को बदल दिया, और उसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। हम तो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज हमें गोली मार रहे हैं, तो ऐसे लोगों का हम सहयोग क्यों करें जो हमें गोली मार रहे हैं? इसीलिए अब हम करेंगे उनका असहयोग। और इस सोच के साथ भारत में प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन, जो कि भारत का पहला जन आंदोलन है। ये आपको याद रखना है।
जिसमें जनता ने बड़े पैमाने पे भाग लिया। भारत का पहला जन आंदोलन है ये। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का, अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चलिए, इस आंदोलन का उद्देश्य अगर हम देखें तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जलियांवाला, पहला तो यही है, जलियांवाला हत्याकांड में न्याय दिलाना। जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, पहला उद्देश्य जो इस आंदोलन का था। दूसरा उद्देश्य था इस आंदोलन का स्वराज की प्राप्ति, स्वराज की प्राप्ति। ठीक, तीसरा जो उद्देश्य था इस आंदोलन का, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं, वो है खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना, खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना। तो ये इसके मूल रूप से दो उद्देश्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की बात आती है, क्योंकि आंदोलन करना है, कांग्रेस करेगी तो उसके लिए प्रस्ताव की व्यवस्था है। तो दो चीजें हैं जो मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशन जब पढ़ा रहा था तब भी बताए थे। तो इस प्रस्ताव को रखा गया कलकत्ता अधिवेशन 1920 के, कलकत्ता विशेष अधिवेशन में इसके प्रस्ताव को रखा गया। मैंने आपको बताया था 1920 में दो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। पहला 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के समक्ष कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्वीकार कब हुआ है? तो स्वीकार हुआ है नागपुर अधिवेशन 1920 में। 1920 में दो अधिवेशन हुए, एक तो ये वाला और दूसरा 1920 में ही नागपुर अधिवेशन। ठीक है, 1920 में ही नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे राघवाचार्य। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। तो इनकी अध्यक्षता में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ या प्रस्ताव स्वीकार हुआ। अब आपसे अगर पेपर में पूछता है कि बताइए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया। लेकिन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कब हुआ है? तो नागपुर अधिवेशन में पास हुआ है। दोनों अलग अलग है, इसको आप लोग याद रखना। तो ये सारी की सारी जो है प्लानिंग कांग्रेस ने कर ली कि अब हम जो है असहयोग आंदोलन करेंगे, हम जो है किसी भी हालत में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश करते हुए गांधी जी ने कांग्रेस की जो सभा चल रही थी उसमें कहा कि जो अंग्रेज लोग हैं ये शैतान है, अंग्रेज सरकार शैतान है। हम इनका कितना भी सहयोग कर लें, लेकिन इन्हें हमारे दुखों से, हमारी पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हमें इंसान समझते नहीं हैं। इसीलिए अब हम इनका सहयोग नहीं करेंगे और अब हम असहयोग की नीति अपनाते हैं। असहयोग हर स्तर पे होगा, आपकी नीतियों में होगा, व्यवस्थापिका में होगा, कार्यपालिका में होगा, यानी जहां जहां भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों का असहयोग करना प्रारंभ करेंगे। साथियों, चूंकि तो ये इस तरीके से यहां पर रखा गया प्रस्ताव। अब जब ये प्रस्ताव रखा गया, सारी प्लानिंग हो गई कि साहब अब हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू हो पाता उससे पहले ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। तो तिलक की मृत्यु हो गई तो लोगों ने कहा कि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ा दो, ये आंदोलन अभी चलाने का सही समय नहीं है। लेकिन गांधी जी हैं, गांधी ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंदोलन हम चलाएंगे और अब हम तिलक की याद में ही इस आंदोलन को चलाएंगे और बनाएंगे तिलक स्वराज फंड, और इस फंड का उपयोग किया जाएगा असहयोग आंदोलन को चलाने में। इस तरीके से इसकी यहाँ बात रखी गई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जब ये प्रस्ताव गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। बहुत सारे लोग कांग्रेस में ऐसे थे जो नहीं चाहते थे
कि इस तरीके से उग्र आंदोलन, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन डायरेक्टली, क्योंकि असहयोग आंदोलन से डायरेक्टली अंग्रेजों का विरोध हो गया। अब तक डायरेक्टली अंग्रेजों का विरोध नहीं हो रहा था, छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, इसमें अंग्रेजों का विरोध इतना नहीं था, छोटे मोटे आंदोलन थे। बट असहयोग आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है जो सीधे सीधे अंग्रेजों से विरोध की बात कर रहा है। इस वजह से इस प्रस्ताव के कारण कुछ लोग कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने तय किया कि अब वह कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। तो वो लोग जो कांग्रेस से अलग हो गए उनमें दो नाम प्रमुखता से आते हैं, जिनमें पहला नाम आता है श्रीमती एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट, और दूसरा नाम आता है जिन्ना का, हरामखोर जिन्ना, जिन्ना। तो ये दो लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, एनी बेसेंट ने कहा कि ये जो प्रस्ताव है जो गांधी जी यहां पास करवा रहे हैं, ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा धक्का है और ये एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। ऐसा कहा एनी बेसेंट ने कि ये जो प्रस्ताव आप कर रहे हो भारत छोड़ो, मतलब सॉरी, असहयोग आंदोलन का, इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का जो आप यहाँ करवा रहे हो कि सब लोग असहयोग करेंगे, तो ये जो प्रस्ताव है ये भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा धक्का है और ये मूर्खतापूर्ण विरोध है, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो एनी बेसेंट और जिन्ना ने इसी समय पर कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इन लोगों ने कांग्रेस को त्याग दिया। जिन्ना का कांग्रेस को छोड़ने का अलग रीजन था। जिन्ना को लगता था कि अभी तक तो भाई कुछ ही नेता थे, लेकिन अब गांधी जी आ गए और जिन्ना को समझ आया कि जिन्ना कभी भी भारत में रहकर के गांधी जितना कद कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के सबसे बड़े नेता तो महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी ना केवल हिंदुओं के नेता है बल्कि मुसलमानों के भी नेता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसकी वजह से जिन्ना को लगा कि कांग्रेस में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और कांग्रेस से जिन्ना ने इसी समय पर त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो ये लोग हो गए यहाँ से अलग। दो महत्वपूर्ण याद रखना। हालांकि अलग तो कुछ और भी लोग हुए, लेकिन वो इन जैसे नहीं थे। जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं, ये भी कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन इनका अलग होना और जिन्ना का अलग होना, एनी बेसेंट का अलग होना, ये अलग अलग कारक इसके रहे हैं। क्योंकि बाद में मोतीलाल नेहरू और जो CR दास है, चित्तरंजन दास है, ये अपनी अलग पार्टी बनाएंगे स्वराज पार्टी करके, लेकिन वो भी फाइनली कांग्रेस में ही रह करके ही काम करेगी। लेकिन ये दोनों तो पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग हो गए। तो याद रखना, इन दोनों ने कब कांग्रेस छोड़ दी, तो आप बताओगे इन दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी असहयोग आंदोलन के विरोध में। ठीक है, अब इस तरीके से सारी कुछ तैयारी हो गई। जिन लोगों को छोड़ना था वो छोड़ के भाग गए, जिन्हें रहना था वो कांग्रेस में रह गए, और यहाँ से प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अगर हम कार्यक्रम देखें कि इनके कार्यक्रम क्या थे, तो इनके कार्यक्रम दो तरीके से थे। पहले थे रचनात्मक और दूसरा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी दो तरीके से। तो पहला तो इनका जो सबसे मेन कार्यक्रम था वो ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी जितनी भी विदेशी चीजें हैं उनका बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की चीजें अपनाओ और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। ठीक है, जो भी वकील हैं वो सारे के सारे लोग वकालत छोड़ दें, जो भी लोग विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई छोड़ दें। तो विद्यार्थियों के तो मजे आ गए, जो स्टूडेंट थे उनके मजे आ गए। उन्होंने कहा हम स्कूल नहीं जाएंगे। माता पिता कहते थे चल सुबह झोला उठा के स्कूल जा, बच्चे कहते थे मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं तो गांधी जी की बात मानूंगा, मैं तो क्रांतिकारी हूं। और आप इसका विरोध भी नहीं कर सकते कि भाई देश के लिए आपका बच्चा अगर जो है आंदोलन कर रहा है और तुम उसका विरोध कर रहे हो तो तुम तो देशद्रोही हो। तो गांधी जी के कहने से विद्यार्थियों की मौज आ गई। जब गांधी ने कहा स्कूल छोड़ दो, सरकारी स्कूल छोड़ दो, तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया कि इससे बढ़िया बात और क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा उपाधियों का त्याग। और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने अपनी जो उपाधि थी उसको छोड़कर ही की। तो उपाधियों का त्याग कर दो यहाँ पर, ठीक है, वकालत छोड़ दो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, तो ये सारे काम यहाँ पर होने थे। इसके अलावा शराब बंदी, मद्य निषेध, ठीक है, मद्य निषेध यानी सरकार जो शराब बेच रही है उससे हमें दूर होना है, और छुआछूत का विरोध। तो ये सारे कार्यक्रम जो है गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान चलाए। और मजे की बात यह है कि सारे के सारे आंदोलन
ये जितने भी कार्यक्रम थे इस आंदोलन में सब के सब चल रहे थे, लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की अपनी उपाधि को त्याग कर। गांधी जी के पास कौन सी उपाधि थी तो आपको याद होगा, कैसरे हिंद। तो महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी और कहा कि हमें इन हत्यारे अंग्रेजों से कोई उपाधि नहीं चाहिए, अपनी उपाधि वापस लो। बड़े पैमाने पे लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी तो इन्हीं बेसेंट ने कहा ये तो बर्बादी है ना, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे जो है लोगों ने इसमें साथ दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक, बहुत सारे लोगों ने जो इसमें गांधी जी के सपोर्ट में आए उन्होंने वकालत छोड़ दी। अगर हम देखें कि किन किन लोगों ने वकालत छोड़ी इस आंदोलन के दौरान, चलिए मैं यहाँ एक लिस्ट थोड़ी सी बना देता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ वकालत छोड़ी। तो मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ी। ठीक है, अब आप कहोगे मोतीलाल नेहरू तो कांग्रेस छोड़ के भाग गए थे, तो कांग्रेस छोड़ के अभी नहीं भागेंगे। कांग्रेस छोड़ के मोतीलाल नेहरू तब भागेंगे जब गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो इसके गुस्से में CR दास, मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हो गए। ठीक है, मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी वकालत छोड़ दी और बहुत सारे लोगों ने वकालत छोड़ दी। जैसे सरदार पटेल ने वकालत छोड़ दी। ठीक है, और हम देखें इसमें तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, तो ये सभी लोग अपनी वकालत छोड़ बैठे। गांधी जी के एक बार के कहने पे इन सभी लोगों ने वकालत का त्याग कर दिया, विदेशी वस्त्रों का त्याग किया गया। महिलाओं ने इस आंदोलन में बड़ा भाग लिया। महिलाओं ने अपने पतियों की माल लगाई और कहा कि अगर शराब पी के घर आया तो बहुत पेलूंगी, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि इन लोगों की पिटाई करो। महिलाओं ने जो शराब के ठेके थे उन पर हमला कर दिया और शराब को बाहर निकाल करके उसमें आग लगा दी। तो बड़े पैमाने पे ये आंदोलन जनता के द्वारा चलाया जा रहा था, बड़े पैमाने पे। ठीक है, पूरा का पूरा भारत इस आंदोलन में गांधी जी के साथ था, क्योंकि ये केवल एक ऐसा आंदोलन नहीं था जो केवल अंग्रेजों के विरोध में है। इसमें जो सामाजिक बुराइयां थी उसके विरोध में भी काम हो रहा है। जैसे शराब के लिए छुआछूत का भी विरोध हो रहा है कि साहब हमें छुआछूत की जो भावना है, ऊंची जाति नीची जाति, इसका भी विरोध करना है। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो तो आ ही रहे, उनकी तो मौज ही आ गई कि पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करो। स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है ना। और जब पढ़ाई छोड़ने की बात आई कि साहब पढ़ाई छोड़ दो, तो बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए। तो जब बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए गए तो उसके विरोध में, जब स्कूल बंद हुए तो उनके विरोध में जो सरकारी स्कूल थे उनको छोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने भारतीय जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, उनकी स्थापना करी। तो जो अंग्रेजी स्कूल थे उनको तो छोड़ने की बात आई, तो लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजी स्कूल छोड़ो और भारतीय स्कूलों में आप प्रवेश लो। तो इसी समय में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय विद्यालय खोले गए, जैसे गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ इसी समय में एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, काशी इसी समय में साथियों। तिलक विद्यापीठ खोला गया और इसी समय में एएमयू भी इसी समय में एस्टैब्लिश हुआ है। और इसी समय में काशी विद्यापीठ, जो मैं अभी बता रहा था आपको, काशी विद्यापीठ। तो ये सारे के सारे, भाई गांधी ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ने से मतलब अंग्रेजी स्कूलों की पढ़ाई छोड़ दो और इन भारतीय विद्यालयों में एडमिशन लो, जहां पर भारतीय लोग आपको पढ़ाएंगे, अंग्रेजों से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सारे के सारे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे थे। और इस आंदोलन में जिस व्यक्ति की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई, याद रखना इस आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो इस आंदोलन में गिरफ्तारी देने वाले पहले व्यक्ति थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के, 1921 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत आए, तो इनको मोहम्मद अली ने काले झंडे दिखाए। इस वजह से इस आंदोलन में प्रथम गिरफ्तारी जिस व्यक्ति की हुई है वो है मौलाना मोहम्मद अली।
ये जिन्ना नहीं है, फिर मैं रिपीट कर दूं, जिन्ना कोई राष्ट्रवादी नहीं था, ठीक है, ये राष्ट्रवादी है। तो मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के दौरान प्रथम गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति बने। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने जो है विरोध किया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता में चित्तरंजन दास अरेस्ट हुए, अबुल कलाम आज़ाद अरेस्ट हुए, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। ठीक, इसी समय में साथियों 1921 का अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ, और उस अधिवेशन की एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि इसी आंदोलन के समय में 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भाई जिस समय आंदोलन चल रहा था उसी समय अधिवेशन हुआ। इसी समय में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया। ये तय हुआ कि सभी लोग जो गांधीवादी हैं या कांग्रेसी हैं वो क्या करेंगे, खादी पहनना प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोगों ने खादी पहनने की बात यहाँ पर की, ठीक है। अब ये सारा कुछ चल ही रहा था और पूरे देश में हर जगह हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, हर बूढ़ा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ था और प्रॉपर ये आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन इतना तेजी से चल रहा था कि गांधी जी को लगने लगा कि अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा तो हमें 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। तो इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया। गांधी जी को लगा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 1 वर्ष में हमें स्वराज मिल जाएगा। ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, कि ऐसे ही आंदोलन करते रहो, जल्दी ही हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था साथियों, और 4 फरवरी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और साथियों 4 फरवरी 1922 को एक घटना हुई जिसे हम कहते हैं चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जो चौरी चौरा नामक जगह थी, यहाँ पर कुछ किसान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या हम कह रैली निकाल रहे थे, जिस पर पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। उस गोलीबाजी की वजह से एक किसान की मृत्यु हो गई। जब उस किसान की मृत्यु हो गई तो जो भीड़ थी ये क्रुद्ध हो गई, और इस क्रुद्ध भीड़ ने किसान की मृत्यु के कारण थाने में आग लगा दी, और थाने में आग लगाने की वजह से 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिनमें 1 दरोगा था और 21 सिपाही थे। इनको मार दिया गया। और जैसे ही ये घटना हुई तो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन है वो कैसे हैं? वो शांतिपूर्ण है, और यहाँ पर तो 22 लोगों को मार डाला गया। इस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस भीड़ का नेतृत्व जो कर रहा था, या जो व्यक्ति इसका भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था भगवान दास अहीर। तो भगवान दास अहीर के नेतृत्व में इस भीड़ ने क्या किया? इन लोगों को मार डाला। और ऐसी ही किसी घटना का गांधी जी इंतजार कर रहे थे, अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी किस पे डाली? गांधी जी पे डाली, कि तुमने आंदोलन चलाया, इस वजह से ये 22 लोग मारे गए, और गांधी जी पर इसका दबाव बनाया गया। गांधी जी को इमोशनली बहुत टॉर्चर किया गया कि तुम तो अहिंसा की बात करते हो, तुम्हारे लोग तो हत्या कर रहे हैं। तो इसी बात से गांधी जी दुखी हो गए, और उन्होंने तय किया कि अब इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और 12 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी की ये घटना थी, और साथियों 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? 12 फरवरी 1922 को, ठीक। अब इस आंदोलन के स्थगित होने पर बहुत सारे लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई, और जैसे ही आंदोलन स्थगित हुआ तो अंग्रेजों ने तुरंत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और मार्च 1922 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए और गांधी जी को जेल में भेज दिया गया।
तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा इनको सुनाई गई। इस आंदोलन के बाद, इस आंदोलन की वजह से इनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। लेकिन गांधी जी को 2 ही वर्षों में छोड़ दिया गया। इनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको 2 वर्षों में 1924 में गांधी जी जेल से बाहर आ गए, स्वास्थ्य कारणों की वजह से, क्योंकि गांधी जी की उम्र थी। लेकिन इस आंदोलन को समाप्त करने की वजह से गांधी जी का, हम कहें, एक तरीके से विरोध हुआ और इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी तीखी तीखी प्रतिक्रिया दी इस आंदोलन को समाप्त करने के कारण। जैसे मोतीलाल नेहरू ने कहा, इस आंदोलन को समाप्त करने पर मोतीलाल ने क्या कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर कन्याकुमारी का कोई गांव का कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सज़ा जम्मू कश्मीर में बैठे किसी व्यक्ति को देना उचित नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि भाई अगर मान लो चौरी चौरा में कोई हत्याकांड हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कानून है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, सज़ा दी जाएगी, हमें पूरा आंदोलन समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको जो है इसका कड़ा विरोध किया और बहुत सारे लोग इससे, गांधी जी से असहमत हो गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका विरोध किया और सुभाष चंद्र बोस ने इसे कहा डिक्टेटर का फरमान, यानी उन्होंने गांधी जी को डिक्टेटर कहकर पुकारा। तो डिक्टेटर का फरमान, ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया, गांधी जी के लिए किया। ठीक है, रजनी पाम दत्त ने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। रजनी, ये सारे के सारे जो नोट्स है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। रजनी पाम दत्त, इन्होंने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो बहुत सारे लोग जो है विरोध कर रहे हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति हैं मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने कहा ये तो महान भूल है। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करना महान भूल कहा किसने? ये कहा मौलाना आज़ाद ने। और गांधी जी तो खैर गांधी जी हैं, सब लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन चूँकि गांधी जी ने कह दिया था कि अब ये समाप्त होगा तो फिर समाप्त होगा, और कुल मिला के ये आंदोलन हो गया स्थगित। और इस आंदोलन के स्थगित होने से कुछ लोग गांधी जी से थोड़ा सा अलग हो गए, और उनमें एक प्रमुख नाम आता है मोतीलाल नेहरू और CR दास का। और इन लोगों ने एक अलग अपनी पार्टी बना ली कांग्रेस से अलग होकर, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, इसलिए मोतीलाल नेहरू और CR दास कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसे कहा जाता है साथियों स्वराज पार्टी। तो एक अलग पार्टी असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद बनाई गई जिसका नाम है स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना हुई है 1923 में। मार्च 1923 में स्थापना हुई स्वराज पार्टी। करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बिल्कुल साथ थे। मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ी थी और मोतीलाल नेहरू बहुत जाने माने वकील थे, लेकिन जब गांधी जी ने अचानक से आंदोलन खत्म कर दिया तो इनको बुरा लगा। इन्होंने कहा अब हम कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे और अब हम बनाएंगे अपनी अलग पार्टी, और उस पार्टी को इन्होंने नाम दिया साथियों स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का जो मेन उद्देश्य था, अच्छा इस पार्टी के अध्यक्ष कौन है ये भी ध्यान रखना। तो इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो है CR दास, है ना। हाँ, अब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस जो अब तक हमसे असहयोग करवा रही थी और फिर अचानक से आंदोलन खत्म कर लिया, उन्होंने कहा अब हम असहयोग नहीं करेंगे, अब हम विरोध करने का अपना अलग तरीका अपनाएंगे और अब हम क्या करेंगे, अब हम विधानमंडल में जाकर के विरोध करेंगे, विधानमंडल में सदस्यता लेकर विरोध करेंगे। यानी बाहर से अब विरोध नहीं होगा, अब विरोध होगा सदन में अंदर जाकर। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 1923 के जो चुनाव थे विधानसभा के उसमें भाग लिया
और 105 में से 42 सीटें हैं, 105 में से 42 सीटें जीत ली। लिख देता हूं पूरी बात, 105 में से 42 सीटें जीती। और जब ये लोग सदन में पहुंच गए तो ये लोग सदन में पहुंच करके विरोध किया करते थे। जैसे कैसे विरोध किया करते थे कि जैसे कोई प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव पर उसके विरोध में वोट देते थे, जिससे वो गिर जाता था। बाद में गवर्नर उसे अपनी स्पेशल पावर से पास कराते थे। तो लोगों में ये संदेश जाता था कि ये जो इन्होंने असेंबली बना रखी है ये बस नाम की है, होता वही है जो गवर्नर चाहते हैं। तो ये मैसेज देने का प्रयास करते थे कि भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वही होता है जो अंत में अंग्रेज चाहते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा एक छोटा सा टॉपिक। साथियों, असहयोग आंदोलन पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। और असहयोग आंदोलन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो चूंकि पैट के सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही दी गई हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उन्हीं की बातचीत हम यहाँ मेनली कर रहे होंगे। तो असहयोग आंदोलन को पढ़ने के बाद थोड़ी सी शांति हो जाती है। 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वो है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो असहयोग आंदोलन के बाद सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया हुआ है। जो आपके सिलेबस में है वो है सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो हमें देखने को मिलेगा साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब भारत आया है ये आपको पता होना चाहिए। ये भारत आया है 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन में सारे के सारे लोग अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे जो लोग थे वो गोरे थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था, इसी वजह से इसको हम लोग व्हाइट कमीशन कहते हैं। और टोटल इसमें सदस्य थे 7। साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और साइमन का विरोध पूरे भारत में हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया था और भारतीय कानूनों की समीक्षा हेतु यह आयोग बनाया गया था और कोई भारतीय ही नहीं था। तो इस वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया। लेकिन साथियों, याद रखना, कुछ लोग ऐसे भी थे भारत में जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया, जिनमें प्रमुख नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर का। याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया और इनको पूरा सहयोग प्रदान किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह की गई कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाना चाहिए, लेकिन भारतीयों में अभी ये क्षमता नहीं है कि वह अपने लिए एक संविधान बना सके, इसलिए वह संविधान अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरीके की बात साइमन कमीशन में की गई। इस वजह से कांग्रेस ने और अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने, जो उस समय कांग्रेसी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी रिपोर्ट तो कूड़े में फेंके जाने लायक है। और साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय, जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय जब लाहौर में एक सभा की जाती है, या इसका विरोध करने के लिए जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं, साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। ठीक है, और इसी कमीशन का विरोध करते समय दिसंबर 1928 में लाला जी की मृत्यु हो गई। तो इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला जी की लाठीचार्ज में मृत्यु हुई दिसंबर 1928 में। लाला जी इसका विरोध कहाँ कर रहे थे? लाला जी इसका विरोध लाहौर में कर रहे थे। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी ने इसका विरोध किया और वहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाए, जिसमें लाठीचार्ज हुआ और लाला जी की मृत्यु हो गई। अब चूंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीयों में इतनी अकल नहीं है कि अपने लिए कोई संविधान बना पाए, तो इस वजह से इस चैलेंज को किसने लिया? इस चैलेंज को लिया जो उस समय स्वराज पार्टी थी उसने, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। उन्होंने इस चैलेंज को लिया कि ठीक है, हम आपको एक संविधान बना के दिखाएंगे, हम एक संविधान का मसौदा तैयार करके दिखाएंगे। और इस संविधान के मसौदे को तैयार करके जो नाम दिया गया उसे हम कहते हैं
नेहरू रिपोर्ट याद रखना। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किस रिपोर्ट के विरोध में तैयार की गई, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। ये तैयार की गई थी साथियों साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट के विरोध में, जिसमें कहा गया था कि भारतीय लोग एक ऐसा संविधान तैयार करके दिखाएं जिससे सभी लोग सहमत हों, और इस चैलेंज को स्वीकार किया स्वराज पार्टी ने, और स्वराज पार्टी के ही एक प्रमुख व्यक्ति मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट को किसने पेश किया है, तो नेहरू रिपोर्ट को पेश किया है मोतीलाल नेहरू ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को कब रखा गया है, तो इस रिपोर्ट को रखा गया है 1928 में ही 10 अगस्त को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लाला जी की मृत्यु से पहले इस रिपोर्ट को रखा गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें की गई, जिसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स का होना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त हो, और बहुत सारी चीजें जो है यहां पर आई। लेकिन इन सभी चीजों को साथियों कांग्रेस तथा अन्य लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इस वजह से नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। और तो और नेहरू रिपोर्ट को खुद मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भी अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे, और इस बात से नेहरू जो है एग्री नहीं करते थे, जवाहरलाल नेहरू एग्री नहीं करते थे। और ये रिपोर्ट आई है 10 अगस्त 1928 को, और उसके बाद होता है साथियों आप लोगों को पता है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, जिसमें लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जब 1929 में हुआ तो उसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने, और इसी अधिवेशन में नेहरू ने प्रस्ताव पास किया था किसका, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूर्ण स्वराज का। तो नेहरू रिपोर्ट आई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट सफल नहीं हुई, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। खुद मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका विरोध किया। किस बात पर, कि ये कह रहे थे कि भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स का होना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, भारत को अब चाहिए पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, डोमिनियन स्टेट्स होता है कि एक ऐसा राज्य हम बनाएंगे जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष तो इंग्लैंड की रानी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री और नीचे की समस्त कार्यपालिका भारतीय लोगों से बनेगी, यानी आप नाम के लिए गुलाम बने रहोगे। उदाहरण के लिए आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो डोमिनियन स्टेट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया, आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम नहीं सुना होगा, आपने कभी भी जो है आपने कभी भी ना तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, ना ही कभी आपने न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, ठीक है ना ही कभी आपने आयरलैंड के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा। तो ये देश कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेजों के नाम के लिए गुलाम है, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट्स थे। तो जब मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत को भी डोमिनियन स्टेट्स बना दो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि नहीं, ये सोच अब पुरानी हो चुकी है, अब हमें चाहिए पूरी आज़ादी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों ने साथियों पृष्ठभूमि तैयार की किसकी, इन्हीं सब घटनाओं ने पृष्ठभूमि तैयार की सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, आई बात समझ। इन्हीं सब आंदोलनों ने पृष्ठभूमि तैयार की सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब फाइनली हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या, फाइनली हम इसमें पढ़ रहे हैं, अब शुरू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि हमें पता है कि आखिरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है 1930 में। 1930 से लेकर के 1934 तक की अवधि में भारत में सक्रिय रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलाने वाले व्यक्ति कौन है, तो बच्चा देश का जानता है। इसको चलाने वाले व्यक्ति हैं M.K. गांधी, महात्मा गांधी। और इसकी जो प्रेरणा है, ये ध्यान रखना, इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी को कहां से मिली है, तो इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी को हेनरी डेविड थेरू से मिली है, याद रखना। हेनरी डेविड थेरू, ठीक है। यहां से प्रेरणा मिली है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। अब महात्मा गांधी को यह आंदोलन करना था। इससे पहले महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था वो कब किया था, इससे पहले महात्मा गांधी ने जो अंतिम आंदोलन किया था वो किया था 1922 में, असहयोग आंदोलन। और अब आ रहा है
1930 यानी 8 साल बीत चुके हैं। तो 8 साल, अब गांधी जी तो भैया आंदोलन से ही जीवित हैं, आंदोलन है तो गांधी जी हैं, आंदोलन करना है तो आंदोलन करें कैसे। तो सबने अवज्ञा आंदोलन करने के लिए गांधी जी ने एक पृष्ठभूमि तैयार की। उस पृष्ठभूमि में कुछ भूमिका तो देखो, लाहौर अधिवेशन, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन ने बनाई, लेकिन गांधी जी को कुछ अलग ही करना था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले, गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। दिखाई दे रहा है आपको, एक बार चेक कर लेता हूं। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। हाँ दिख रहा है, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी। किसके सामने? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने। ठीक है, ये मांगे उन्होंने यंग इंडिया के माध्यम से रखी। और ये 11 सूत्री मांगे कुछ ऐसी मांगे थी जिनको पूरा कर पाना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए कुछ मांगे आपको बताता हूं मैं, जैसे सेना के खर्चे में 50% कटौती, सेना के खर्चे में, तो सेना के खर्चे में 50% कटौती कर दो। सिविल सेवकों का वेतन 50% कम कर दो, है ना। नमक से टैक्स हटाओ, नमक से टैक्स जो आप ले रहे हो इसको खत्म करो, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था साथियों, 1882 से नमक कानून लागू कर दिया था जिस पर अंग्रेज नमक से टैक्स लिया करते थे। तो इस तरीके की मांगे उन्होंने रखी। और उन्होंने मांगे रखी इन 11 सूत्री मांगों में कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई करो। ये सब मांगे गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किसके सामने रखी? लॉर्ड इरविन के सामने रखी, जिनको लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियस बात है, वो क्यों ध्यान देंगे। इसी बात से गांधी जी को मौका मिल गया कि ठीक है भैया, अब तुम मेरी मांगे नहीं मान रहे हो तो अब मैं करूंगा सबने अवज्ञा आंदोलन। और इस तरीके से भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी प्रेरणा गांधी जी ने किससे लिए? हेनरी डेविड थेरू से। सबने अवज्ञा का मतलब क्या है? सबने अवज्ञा का मतलब है विनय के साथ, सविनय यानी विनय के साथ आज्ञा मानने से बना कर देना। सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। यानी इस आंदोलन में गांधी जी कह रहे हैं कि हम आपकी कोई आज्ञा नहीं मानेंगे, बदले में अगर आप हमें मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम आपकी कोई आज्ञा नहीं मानेंगे। इसी आंदोलन को नाम दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसकी प्रेरणा गांधी जी ले रहे हैं हेनरी डेविड थेरू से। ठीक है, अब इस आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया जो आपको याद रखनी है वो है क्या कि गांधी जी ये तो कह रहे हैं कि हम सविनय अवज्ञा करेंगे। गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं हम करेंगे सविनय अवज्ञा, यानी हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। लेकिन आज्ञा मानेंगे कैसे नहीं? तो हम क्या करेंगे? हम एक कानून तोड़ेंगे। और किस कानून को तोड़ेंगे? तो साहब नमक कानून को तोड़ेंगे। नमक कानून तोड़कर हम आपकी आज्ञा की अवज्ञा करेंगे। नमक कानून को तोड़ेंगे तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। और इसी कार्य को करने के लिए गांधी जी ने शुरू किया, दुनिया जानती है क्या शुरू किया साथियों? दांडी मार्च। इसी कार्य को शुरू करने के लिए, इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए, सबने अवज्ञा करने के लिए गांधी जी ने शुरू किया साथियों दांडी मार्च। दांडी मार्च कब से कब तक हुआ है? 12 मार्च 1930 से लेकर के 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। इसकी अवधि याद रखना, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, ये इसका समय है। दांडी मार्च का समय क्या है? 12 मार्च 1930 से 5 नहीं, इसको 6 अप्रैल करो, इसको करिए 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला है दांडी मार्च। अब दांडी मार्च में करना क्या था साहब? दांडी मार्च में हमें करनी थी यात्रा। ठीक है, कहां से कहां तक? तो साहब ये यात्रा जो होनी थी ये होनी थी साबरमती आश्रम से स्टार्ट होनी थी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहां से यात्रा स्टार्ट होनी थी और कहां तक जानी थी? गुजरात के नवसारी या नवसारी
जिले में जो दांडी गांव है जो समुद्र के किनारे पड़ता है वहां तक हम लोग जाएंगे और ये पूरी की पूरी यात्रा पैदल होगी, इसमें कोई वाहन नहीं होगा। टोटल इसमें 241 मील की दूरी तय करने की योजना बनाई गई और ये किलोमीटर में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 385 किलोमीटर। तो करीब करीब 385 किलोमीटर दूरी तय करनी थी और ये दूरी पूरी तरीके से पैदल तय करनी थी। ठीक है, ये दूरी पैदल तय करनी थी और इस दूरी को तय करने में 24 दिनों का समय लगना था और ये सब प्लानिंग पहले से ही थी। ठीक है, 24 दिनों का समय लगना था, 385 किलोमीटर की दूरी थी और इसमें गांधी जी के साथ टोटल 78 सहयोगी थे। ये ध्यान रखना, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? टोटल 78, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोगी कहां से थे? सबसे ज्यादा सहयोगी यूपी से थे। ठीक है, याद रखना। तो गांधी जी ने किया साहब दांडी मार्च और दांडी मार्च काफी फेमस रहा। गांधी जी यहां पहुंचे और इस यात्रा में गांधी जी के साथ टोटल 78 लोग थे। ठीक है, इन 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी पहुंचे। इस यात्रा में ना तो कोई महिला शामिल थी, ना ही कोई बच्चा शामिल था, केवल बड़े बड़े लोग ही शामिल थे। और इस यात्रा में गांधी ने साफ साफ कहा कि अगर आप पकड़े जाते हो या आपकी गिरफ्तारी होती है या आपको लाठीचार्ज होता है तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फाइनली गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा पूरी करके पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? दांडी नामक गांव में। और वहां से सुबह 6 अप्रैल की सुबह, पहुंच तो 5 अप्रैल को ही गए थे, 6 अप्रैल की 6 अप्रैल की सुबह को गांधी जी ने समुद्र के किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और कहा कि अब हम इस पर टैक्स नहीं देंगे। साथियों, ये जो 6 अप्रैल का दिन था ये भी बहुत ध्यान से चुना गया था क्योंकि 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक हर साल मनाया जाता था जलियांवाला बाग का शहीदी सप्ताह, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल यानी 7 दिन, तो वो पूरे के पूरे 7 दिन जो है शहीदी सप्ताह के रूप में मनाए जाते थे। इसीलिए गांधी जी ने 6 अप्रैल का दिन निर्धारित किया। गांधी जी यहाँ पहुंचे और उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। ठीक है, और इसका ये जो यात्रा है साथियों, इस यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई। जैसे इस यात्रा में एक बड़ा ही फेमस गीत चला जिसका नाम है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ये गाना जो है फेमस हुआ इस यात्रा में। ठीक है, इस यात्रा में काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसको गाया और इस यात्रा की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट की पेरिस यात्रा से की। ठीक है, याद रखना, इस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पेरिस यात्रा से की। ठीक है, तो ये तुलना जो है कौन कर रहे हैं? ये तुलना कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि ये वैसी ही तुलना है, ये वैसी ही यात्रा है जैसी यात्रा नेपोलियन बोनापार्ट ने पेरिस से की थी। तो उन्होंने इस यात्रा की तुलना पेरिस मार्च से की, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इस पूरी यात्रा में साथियों एक विदेशी पत्रकार भी शामिल था जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। इस पूरी यात्रा में वेब मिलर नाम का एक विदेशी पत्रकार भी शामिल था, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वो पत्रकार था जिसने इस यात्रा को कवर किया, तो वो था वेब मिलर। कहा जाता है इसमें भी 2-4 लाठियां पड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ इन्हीं के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, जिनमें पहला आता है लाल कुर्ती आंदोलन, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसी आंदोलन के साथ जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है तो इसी के साथ एक आंदोलन और भी चल रहा है जिसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही चल रहे हैं। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लाल कुर्ती आंदोलन कहाँ हुआ है, तो आप बताओगे ये हुआ है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में ये हुआ है।
इस आंदोलन को चला कौन रहे थे? तो इसको चला रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, या इन्हें कहा जाता है बादशाह खान। ये सब इनके लोकल नाम है, ठीक है, बादशाह खान। तो ये इनके सारे के सारे लोकल नेम है, और ये लोग चला रहे थे यहाँ पे लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। इसी आंदोलन को चलाते समय आदेश दिया गया कि साहब इन पर गोलियां चलाओ, ठीक है, इन पर गोलियां चलाओ। लेकिन उस समय जो वहां तैनात टुकड़ी थी उसके लीडर थे चंद्र सिंह गहड़वाल। जो वहां टुकड़ी तैनात थी, जिसको आदेश दिया गया कि ये जो लोग, ये जो पठान लोग, ये कौन थे? पठान थे। ये लोग जो अपना आंदोलन कर रहे हैं इनको गोली मार दो। और उस प्लाटून के जो कमांडर थे वो थे चंद्र सिंह, इनका नाम था चंद्र सिंह गहड़वाल, हमारे उत्तराखंड से थे, ठीक है। इनको दिया गया आदेश कि जाओ आप लोग इन पर हमला कर दो, इन्हें गोली से उड़ा दो। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथियों, इन्होंने आदेश का उल्लंघन कर दिया। इन्होंने कहा हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। इसलिए चंद्र सिंह गहड़वाल का हुआ कोर्ट मार्शल और इन्हें जेल की सजा हुई। तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के इतिहास में चंद्र सिंह गहड़वाल का नाम अमर है, और भारत के इतिहास में भी इनका नाम अमर है, याद रखना, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान काफी महत्वपूर्ण है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है साथियों, इनके द्वारा एक संस्था भी बनाई गई जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उस संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए। उस संस्था का नाम है खुदाई खिदमतगार, याद रखना। इनकी संस्था का क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार। गलत लग गया, खिद क्या लगाइए? खुदाई खिदमतगार, यानी खुदाई का मतलब है दुनिया, जो खुदा के द्वारा बनाई गई है दुनिया, उसे हम कहते हैं खुदाई, ठीक है। तो उसके ये खिदमतगार हैं, उसके सेवक हैं, अल्लाह के सेवक हैं, बेसिकली अल्लाह की बनाई दुनिया के सेवक हैं। तो इस नाम से इन्होंने जो है एक संस्था बनाई, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, लाल कुर्ती आंदोलन। इसके अलावा और भी हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला है। पूर्वोत्तर भारत में जो आंदोलन चलाने वाली महिला हैं उनका या उस आंदोलन का नाम है जियाल रंग आंदोलन। जियाल रंग आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण। जियाल रंग आंदोलन को चलाने वाली महिला का क्या नाम है? रानी गॉर्डनलिउ। रानी गॉर्डनलिउ, गॉर्डनलिउ, रानी गॉर्डनलिउ या रानी गिडालू के नाम से इन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने चलाया जियाल रंग आंदोलन, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ की थी? ये थी नागालैंड की, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में। और इस आंदोलन में इनका साथ दे रहे थे इनके भाई। रानी गॉर्डनलिउ तो थी ही, एक्चुअल में जो आंदोलन चला रहे थे वो थे कौन? वो थे इनके भाई, जिनका नाम है यदुनांग। तो यदुनांग ने ये आंदोलन शुरू किया, लेकिन यदुनांग को पुलिस पकड़ के ले गई, इनको हो गई जेल। तो फिर आंदोलन को चलाया इनकी मात्र 13 वर्षीय बहन ने। उस समय इनकी उम्र केवल 13 साल थी। 13 साल की इनकी छोटी सी बहन, जिनका नाम था गिडालू, उन्होंने आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन को चलाने की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में भेज दिया गया। और जब, अब आप देखो ये आंदोलन कब हो रहा है? ये सारा का सारा जो आंदोलन चल रहा है ये चल रहा है 1930 में, ठीक है। यह आंदोलन कब हो रहा है? ये हो रहा है 1930 में। तो इसी दौरान इनको जेल भेज दिया गया और इन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब आप सोचो 1947 में जब देश आजाद हो गया तो इनको खुद जेल से लेने गए थे। कौन? खुद जेल से लेने गए थे इनको साथियों, खुद इनको जेल से लेने गए थे जवाहरलाल नेहरू, स्वयं इनको जेल से लेने गए। और जवाहरलाल नेहरू ने इसी समय पे गॉर्डनलिउ को रानी की उपाधि दी और कहा कि देश आपको रानी के नाम से याद रखेगा और आपका जो बलिदान है वो सदैव अमर हो जाएगा। और आप देख लो आज हम रानी गॉर्डनलिउ को पढ़ रहे हैं, उस समय मात्र 13 साल के, आप अंदाजा लगाइए। तो इतने लोगों ने शहादत दी, इतने लोगों ने जो है यहाँ पर अपने जीवन का बलिदान किया, तब जाकर के हमें जो है यहाँ पर
आज़ादी मिली है। ठीक है, बम्बई में अगर हम देखें तो बम्बई में जो आंदोलन का केंद्र था वो था धरसाना। इसको भी देख लो, इसको बस आप सुन लो मेरी मानो तो धरसाना में जो है बम्बई में, लिख देता हूं, बम्बई में जो आंदोलन का केंद्र था वो था धरसाना नमक डिपो, जिस पर क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और इसको लूट लिया। ठीक है, याद रखना। और जब इसको लूट लिया गया तो इसकी लूट के समय यहाँ पर एक पत्रकार भी मौजूद था, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वेब मिलर। तो वेब मिलर इस समय जो पत्रकार था वो यहाँ मौजूद था और इसी की उपस्थिति में यहाँ लूट हुई। ठीक, तो ये देख लो, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में ये आंदोलन साथियों चल रहा था और आंदोलन सफल भी हुआ। कर्नाटक में भी नमक डिपो पर हमला हुआ, यूपी में भी जवाहरलाल नेहरू ने चलाया, ओडिशा में गोप बंधु चौधरी ने, बिहार में आंदोलन चलाया राजेंद्र प्रसाद ने और बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को चलाया। ठीक है, और फाइनली ये आंदोलन हुए साथियों हमारे समाप्त। साथियों, इसको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गोलमेज सम्मेलन। तो अब हम गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे और इससे जुड़े जितने भी पॉइंट हैं उनको आगे करेंगे और फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और फाइनली हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें साथियों तो पहला प्रश्न उठता है, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए, इनके होने का कारण क्या था। तो साथियों, गोलमेज सम्मेलन के होने का कारण था साइमन कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करने के लिए यहाँ पे हम नोट करेंगे इसका कारण क्या था। तो हम यहाँ नोट करेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु आयोजन किया गया किसका, गोलमेज सम्मेलनों का। ठीक है, याद रखना। ठीक, दूसरा, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं साथियों, तो याद रखिएगा कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 3 कब कब हुए हैं, 1930, 1931, 1932। ठीक है, ये इनकी स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन सॉरी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक और तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। तो कुल मिला के 30, 31, 32 ये आपके रहे हैं। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हमारे हुए हैं। इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड इरविन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गवर्नर था लॉर्ड विलिंगडन और तीसरे के समय भी लॉर्ड विलिंगडन ही भारत का गवर्नर था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में एक चीज कॉमन है जो मैं आपको बता देता हूं, वो है क्या, वो है इनका स्थान। चाहे पहले का पूछे, चाहे दूसरे का पूछे, चाहे तीसरे का पूछे, बदलेगा नहीं। और ये स्थान है सेंट जेम्स पैलेस लंदन, याद रखना। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, कहाँ हुए हैं, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुए हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटिश सम्राट हैं, ठीक है, जो इंग्लैंड के उस समय राजा हैं, वो हैं जॉर्ज पंचम, याद रखना, जॉर्ज 5 नंबर। इससे पहले 4 हो चुके थे इसलिए इन्हें जॉर्ज पंचम कहते हैं।
तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के पीएम हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, द्वितीय के समय कौन थे, तृतीय के समय कौन थे, या पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उनका अगर मैं आपको रिजल्ट बता दूं एक साथ ही, जो आपको पेपर के लिए महत्वपूर्ण होता है, इनका परिणाम क्या रहा। तो देखो, चाहे पहले की बात करें, चाहे दूसरे की बात करें, चाहे तीसरे की बात करें, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हैं साथियों, याद रखना। चाहे पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है, कोई भी सम्मेलन सफल नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया साथियों। तो कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भाई हुआ ये कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में लंदन में, तो उसमें भारत की तरफ से बहुत सारे लोग गए। जैसे भारत की तरफ से अगर हम देखें तो हिंदू महासभा से एम आर जयकर, वी एस मुंजे, मुस्लिम लीग से जिन्ना आगा खां, और जो हमारे दलित वर्ग हैं वहाँ से बी आर अम्बेडकर गए। महिला वर्ग की तरफ से बेगम जहां आरा गई, बहुत सारे लोग गए। बट चूंकि कांग्रेस इसमें नहीं गई तो पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। जब पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो लोगों को समझ आया कि असफल हुआ क्यों। इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसमें कांग्रेस नहीं थी। तो कांग्रेस को शामिल करने का प्रयास किया गया, और इसी बीच कांग्रेस को शामिल कराने के लिए एक समझौता हुआ जिसे हम लोग कहते हैं गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट में ये कहा गया, ये समझौता हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, और कांग्रेस का भाग लेना इसमें अनिवार्य कर दिया गया। और दिल्ली समझौते के बाद ही, जो 5 मार्च 1931 को हुआ, उसके बाद ही जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ साथियों, तो उसमें कांग्रेस ने भाग लिया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया है। कैसे लिया है तो कहानी मैंने आपको सुना दी। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आप बताओगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस की ओर से भाग लेने कौन गए, तो कांग्रेस की ओर से जो व्यक्ति भाग लेने गए वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग इस सम्मेलन में शामिल रहे, जैसे मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, ये भी रहे। बट कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली जो व्यक्ति इसमें भाग लेने गए वो केवल और केवल गांधी जी ही थे, याद रखना। कांग्रेस ने ऑफिशियली जिस व्यक्ति को भेजा वो थे स्वयं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी की छवि अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा अलग बनी हुई थी। तो जब ये कांग्रेस की ओर से लंदन पहुंचे भाग लेने, तो उस समय वहाँ पर एक नेता जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो आने वाले समय में इंग्लैंड का पीएम भी बनेगा, उसने महात्मा गांधी को देख करके कहा कि बताओ, हमारे राजा जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, जॉर्ज पंचम का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, उनसे मिलने के लिए अर्धनंगा फकीर देखो कैसे टहलता हुआ चला जा रहा है। यानी उन्हें ये बात खराब लग रही थी कि कैसे भारत का एक गरीब देश का नागरिक हमारे राजा से मिलने जा रहा है, तो उन्हें बड़ा खराब लगा। और इसी समय गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा, किसने, चर्चिल ने। अर्धनंगा फकीर, ये स्टेटमेंट किसका है, ये है चर्चिल का, याद रखना, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है। ये महत्वपूर्ण है कि किसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहकर पुकारा। अब इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में अंग्रेजों की मांगों से गांधी जी असहमत हो गए, इसीलिए बिना किसी समझौते के गांधी जी यहाँ से वापस आ गए, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो या तीसरा हो, सारे के सारे जो है असफल हो चुके हैं, ठीक है। गांधी जी यहाँ से वापस लौटे, और वापस लौटने के बाद
गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ जरूर आया हूं गोलमेज सम्मेलन से, कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन मैंने भारत की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया, ऐसा स्टेटमेंट दिया महात्मा गांधी ने। और वापस आने के बाद दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवादा जेल में, क्योंकि गांधी यहाँ से वापस आए और वापस आने के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और गिरफ्तार करके वापस आने के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट किया। पहला चरण हम लोगों ने देखा, इसके बाद इन्होंने दूसरा चरण स्टार्ट किया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके यरवादा जेल में जो पुणे में है वहां पर इनको रख दिया गया। ठीक है, यरवादा जेल में इनको कैद करके, जो कि पूना में है, वहां पर इनको रख दिया गया। अब ये सब सारा कुछ हो गया तो इसी बीच अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया साथियों, दलित वर्ग को, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, तो इसी सम्मेलन के बाद दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, जिसको नाम दिया गया मैकडोनाल्ड अवार्ड। जिसको नाम क्या दिया गया, मैकडोनाल्ड अवार्ड, या जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, तो सांप्रदायिक पंचाट कह लो, मैकडोनाल्ड अवार्ड कह लो। इसके अंतर्गत दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है दलितों को 2 वोट का अधिकार मिल गया, यानी एक तो वो नॉर्मल वोट करेंगे जिसमें सब करते हैं, लेकिन एक वोट वो स्पेशल अपने क्षेत्र के लिए करेंगे जिसमें उनकी आबादी ज़्यादा होगी। वहाँ पर कोई दलित ही चुनाव में खड़ा होगा, कोई दलित ही वोट डालेगा, कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ आकर के ना तो इलेक्शन में खड़ा होगा और ना ही वह वोट डालेगा। यानी दलित वर्ग को समाज के बाकी वर्गों से अलग करने की साजिश थी और इस साजिश में जो है अंग्रेज कामयाब रहे और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को इसके लिए मना लिया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरल जोन देते हैं। लेकिन गांधी जी इस चीज़ को समझते थे, इसीलिए गांधी जी ने इस पृथक निर्वाचन मंडल के खिलाफ पुणे की यरवादा जेल में, क्योंकि यरवादा जेल में ही तो है, यहाँ पर उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ये जो मैकडोनाल्ड अवार्ड है ये आया था 16 अगस्त को और इसके बाद गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 से इस पृथक निर्वाचन मंडल के खिलाफ, साथियों ध्यान से सुनना, इस पृथक निर्वाचन मंडल के खिलाफ 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने पुणे की यरवादा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ठीक है, यरवादा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा दलित वर्ग को हम शेष समाज से अलग नहीं होने देंगे। ठीक है, और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अब गांधी जी अनशन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हो गया जिसे हम कहते हैं पूना समझौता। तो इस सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ साथियों एक समझौता हुआ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर तो उस समय जेल में है, तो एक समझौता हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना। पूना पैक्ट कब हुआ है? पूना पैक्ट हुआ है 24 सितंबर 1932 को। किस किस के बीच हुआ है? एक पक्ष है अंबेडकर, ठीक है, एक पक्ष है अंबेडकर और एक तरफ है गांधी जी। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ है, लेकिन गांधी जी तो जेल में है। इसी वजह से गांधी जी की ओर से जिस व्यक्ति ने समझौता किया वो है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, लेकिन विचार सारे के सारे गांधी जी के ही थे। तो मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के अंतर्गत ही भारत में सबसे पहली बार राजनीतिक आरक्षण दलित वर्ग को दिया गया। राजनीतिक आरक्षण दिया गया, यानी दलित वर्ग के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई कि इन सीटों पर कोई दलित ही इलेक्शन लड़ेगा और दलित ही चुन करके आएगा। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आएगा कोई ना कोई SC ST कास्ट का ही कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है।
हाँ, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहली बार जो है दलित वर्ग को राजनीतिक आरक्षण जो मिला है वो मिला है कब? पूना पैक्ट के अंतर्गत, जो हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। और अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से जो व्यक्ति साइन कर रहे थे वो थे मदन मोहन मालवीय, याद रखना, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथियों होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1932 में। और जैसा कि हमें पता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। तो चाहे पहला गोलमेज सम्मेलन हो या दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो या तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो, तीनों के तीनों असफल रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर आप और नोट कर लो जो महत्वपूर्ण है, वो है ये कि वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, वो कौन कौन से व्यक्ति थे जो पहले में भी शामिल रहे, दूसरे में भी शामिल रहे, तीसरे में भी शामिल रहे। तो पहला नाम आता है अंबेडकर का, याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर। दूसरा तेज बहादुर सप्रू। तीसरा नाम है इसमें एम.आर. जयकर का। और भी बहुत सारे नाम है, बट ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। एक महिला भी है इसमें जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, उनका नाम है जहां आरा शाह। चाहो तो नोट कर लो आप लोग, उनका नाम है जहां आरा शाह। तो ये वो कुछ लोग हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीनों में गए, लेकिन कोई इनका रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि कांग्रेस साथ नहीं थी। तो बिना कांग्रेस के जो है कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद साथियों आता है अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को, जिसको लॉर्ड लिनलिथिगो ने पेश किया, लेकिन ये भी असफल हो गया। और इसके बाद गांधी जी ने शुरू किया व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में चूंकि इस समय जो है विश्व युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, ठीक, तो विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने तय किया कि भारतीयों को अपने में शामिल करो। तो भारतीयों को युद्ध में अपनी ओर मिलाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, याद रखना, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया है? 1940 में, अगस्त के महीने में आया है। तो अगस्त 1940 को ये आया है, ठीक है। कौन लेकर के आया है? तो लॉर्ड लिनलिथिगो इसको लेकर के आए हैं। क्या कह रहे हैं? लॉर्ड लिनलिथिगो कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध में हमारा साथ दोगे तो युद्ध के पश्चात हम आपको डोमिनियन स्टेट बना देंगे। तो अभी हमने कुछ देर पहले की क्लास में समझा था कि भारत को डोमिनियन स्टेट अब नहीं बनना है, भारत को चाहिए पूरी आज़ादी। तो जैसे ही इन्होंने ये घोषणा की कि अगर आप हमारा युद्ध में साथ दोगे तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे, तो कांग्रेस ने कहा अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। डोमिनियन स्टेट्स मतलब एक ऐसा राज्य जिसका राष्ट्राध्यक्ष कोई विदेशी होगा, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति विदेशी होगा, ऐसे राज्य को हम लोग कहते हैं डोमिनियन स्टेट्स। तो भारत ने और स्पेशली कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अब हमें ये डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, तो पुरानी बात हो गई, अब हमें चाहिए क्या? पूर्ण स्वराज। और इसी पूर्ण स्वराज की मांग के साथ कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को कर दिया अस्वीकार, तो ये भी फेल हो गया, ठीक है, याद रखना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। इसके बाद गांधी जी ने, अगस्त प्रस्ताव आया, गांधी जी को युद्ध का एहसास हो गया कि युद्ध चल रहा है, तो गांधी जी ने युद्ध के समय में एक अलग आंदोलन शुरू किया, जिसको हम लोग कहते हैं साथियों, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, ये आपने खूब सुना होगा। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया, जिसमें लोगों को अपने घर रहकर आंदोलन करना था, ठीक है। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, इसे हम व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, याद रखना। व्यक्तिगत अवज्ञा का एक अन्य नाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है साथियों 1940 में, ठीक है। इसके 2 फेज रहे हैं, लेकिन आप एक ही याद रखो। तो 1940 में ये
दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन इसमें प्रारंभ हुआ है, इसी में नारा दिया गया था दिल्ली चलो का। प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही इसमें कौन रहे ये आपको याद रखना है। जो पहले सत्याग्रही इसमें रहे, जो पहले सत्याग्रही रहे, हालांकि आप उनके बारे में जानते होंगे, वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से इन्होंने ये आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। दूसरे सत्याग्रही इसमें कौन रहे हैं, वो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों का नाम आप स्पेशली याद रखना। तीसरे सत्याग्रही हैं ब्रह्मदत्त, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो ये सब चल रहा है। भारतीय लोग युद्ध में साथ नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजों को ये बात पता है कि अगर भारतीय लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, कांग्रेस ने भी साथ दिया था, गांधी जी ने भी साथ दिया था, तभी तो गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी कि सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, भारतीय लोग सहयोग कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों को मनाने के लिए एक प्रयास और किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है। क्रिप्स मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिप्स मिशन आया है 1942 में, 1942 में। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उन्हीं के नाम पर बना है क्रिप्स मिशन। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके हेड है। क्यों भेजा गया, तो युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए कि आप कृपया करके युद्ध में हमारी सहायता करो। लेकिन अब वो जमाने चले गए जब गांधी जी अंग्रेजों की सहायता किया करते थे, सहयोग किया करते थे। अब यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है। तो इनके लिए भारत भेजा गया, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस का साफ साफ कहना था कि अब हम किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी बिल्कुल क्लियर थे कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब हम आपका सहयोग नहीं कर सकते। और इसी असहयोग को बड़े पैमाने पर दर्शाने के लिए युद्ध के समय में गांधी जी ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो इतिहास में अमर हो गया। और इसको फेल करते हुए, क्रिप्स मिशन की जो भी हमारे लिए ऑफर थे उनको फेल करते हुए गांधी जी ने प्रारंभ किया भारत में भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब गांधी जी स्टार्ट करेंगे क्या, अब गांधी जी स्टार्ट करेंगे भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों अगस्त के महीने में हुआ है, इसीलिए इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। ये आंदोलन किस महीने में हुआ था, अगस्त के महीने में, इसीलिए इसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इस आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया साथ, इस आंदोलन का प्रस्ताव जो है मुंबई अधिवेशन जो 1942 में हुआ था, विशेष अधिवेशन, वहां पे रखा गया। ठीक है। जुलाई 1942 में वर्धा में इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। लिख देता हूं, वर्धा सम्मेलन में आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक। और बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक। कब पास हुआ है, 8 अगस्त। जुलाई 1942 में रखा गया था और 8 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ, आंदोलन का प्रस्ताव पास। ठीक है। आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। इसी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने, अच्छा ये जो आंदोलन का प्रस्ताव है कहाँ पास हुआ है, तो ये पास हुआ है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पास हुआ। और साथियों इसी मैदान में गांधी जी का ऐतिहासिक 70 मिनट का भाषण हुआ, जिसमें गांधी जी ने कहा कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर सकते युद्ध में, अंग्रेजों को हमारे साथ जो करना है कर सकते हैं, हमें मारना चाहें, पीटना चाहें, फांसी देना चाहें, जो करना चाहें करें, लेकिन अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे।
और अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। हमारी किस्मत पर हमें छोड़ के चले जाए, हमारी बिल्कुल चिंता ना करें कि हमारे ऊपर कौन कब्जा करेगा कौन नहीं करेगा। हमें भगवान भरोसे छोड़ के चले जाए, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। और इसी 70 मिनट के भाषण में गांधी जी ने ऐतिहासिक नारा दिया जो आप सब लोग जानते हैं, जिसे कहा जाता है डू और डाई, करो या मरो। तो इसी भाषण के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया, ठीक है। और इसी बीच गांधी जी ने यह भी कहा कि हम भारत की आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहते, हमें चाहिए अब भारत की आज़ादी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। नेहरू जी ने कहा हम आज़ादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये एक जन क्रांति है। तो पूरा देश गांधी जी के साथ इस समय जुड़ चुका है। ये घटना है कब की, ये जो भाषण चल रहा है ये 8 अगस्त को चल रहा है। गांधी जी ने कहा कि अगले दिन से हम जो है आंदोलन पूरे भारत में शुरू करेंगे। अंग्रेज इससे डर गए। अंग्रेजों ने सोचा एक तो युद्ध चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ऊपर से गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 8 अगस्त की रात को ही, 8 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद, यानी 9 अगस्त को, भाई 12 बजे के बाद अगला दिन आ जाएगा, तो 9 अगस्त को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये आंदोलन हो ही ना पाए। सभी नेता कर लिए गए गिरफ्तार, जिससे ये आंदोलन होना, सभी बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। उदाहरण के लिए गांधी जी, तो गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया उनकी पत्नी के साथ। आगा खां पैलेस, ठीक है, आगा खां पैलेस में गांधी जी बंद कर दिए गए। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में कैद कर लिए गए, ठीक है। तो बड़े बड़े सभी नेताओं को कैद कर लिया गया, ठीक। सरदार पटेल और जेबी कृपलानी को अहमदनगर दुर्ग में बंद कर दिया गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। बांकीपुर जेल जो कि पड़ती है पटना में, अल्मोड़ा जेल पड़ती है कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो इन सभी नेताओं को अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया, जिससे ये आंदोलन प्रारंभ ना हो पाए। लेकिन साथियों, ये जो आंदोलन है ये जनता ने चलाया, जनता ने ही इस आंदोलन को पूरी तरीके से चलाया और स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसमें कोई नेता नहीं था, लेकिन जनता ने खुद ही आंदोलन की कमान अपने कंधों पर ले ली और इस आंदोलन को चलाया, ठीक है ना। 9 अगस्त 1942 को ही साथियों अरुणा आसफ अली ने, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया। बंबई में तिरंगा फहराया। अरुणा आसफ अली ने बंबई में तिरंगा फहराया। अरुणा आसफ अली सबसे वयोवृद्ध महिला थी जिन्होंने इस आंदोलन में तिरंगा फहराया। अब गांधी जी तो देखो कह रहे हैं करो या मरो। गांधी जी का आंदोलन, भाई इस आंदोलन में गांधी जी का फेमस नारा क्या है, डू और डाई। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कह रहे हैं कि मरो नहीं मारो। तो ये भी एक आप माइंडसेट देखिए कि अब लोगों को समझ आ चुका है कि अब केवल जो है चिट्ठी पत्री करने से, जो है केवल बातें करने से काम नहीं जो है चलेगा, हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें शामिल रहे। रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई, ठीक है। सरकारी संपत्ति पर हमला करके उन्हें बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। तार के जो लाइनें थी उन्हें उखाड़ दिया गया। रेल की पटरियाँ, डाकखाने, सरकारी बिल्डिंगों पर लोगों ने हमला करके वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया। पूरी तरीके से सिस्टम को फेल कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस आंदोलन की है वो ये कि इस आंदोलन में पहली बार टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और इस आंदोलन को चलाने के लिए साथियों रेडियो का इस्तेमाल किया गया। रेडियो, पेपर में पूछा जाता है कि रेडियो प्रसारण की जिम्मेदारी किसकी थी, तो रेडियो के माध्यम से भाषण देने की जिम्मेदारी थी उषा मेहता की। याद रखना, उषा मेहता। बाद में इनको रेडियो से
आंदोलन चलाने के अपराध में गिरफ्तार भी कर लिया गया नवंबर के महीने में। तो पूरे देश में ये आंदोलन चला, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है जेल में चले गए और बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए। जैसे एक इसमें नाम आता है जयप्रकाश नारायण का, जेपी नारायण का, है ना। तो जेपी नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया, लेकिन जेपी नारायण हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग गए। आप इमेजिन करो। तो पूरे देश में ये क्रांति चल रही थी। राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, बीजू पटनायक हो, ये सब जो है लोग यहाँ पर जो है काम कर रहे थे। और रेडियो कौन चला रही थी? उषा मेहता। और उषा मेहता एक प्रोग्राम निकालती थी जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, है ना। तो ये एक कार्यक्रम चलाती थी जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम नाम से। वॉइस ऑफ फ्रीडम नाम से ये जो है अपना कार्यक्रम चलाती थी और लोगों को आंदोलन करने के लिए मोटिवेट करती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के समय फांसी मिली उनका नाम है कौशल कुंवर, याद रखना। एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी दी गई वो है कौशल कुंवर, जो मैं नोट्स आपको दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आपको प्रॉपर मेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आंदोलन इतना तेज़ी से चल रहा है साथियों कि भारत के बहुत सारे इलाकों में साथियों सरकार का सिस्टम ही समाप्त हो गया और बहुत सारी जगह समांतर सरकार की स्थापना हुई। समांतर सरकार का मतलब है कि अंग्रेजों का नियंत्रण उन क्षेत्रों से समाप्त हो गया और लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली। सबसे पहली जो सरकार है साथियों जो आपको याद रखनी है वो है बलिया की, है ना। बलिया में समांतर सरकार की स्थापना हो गई, बलिया में। और बलिया में समांतर सरकार जिस व्यक्ति ने चलाई, यानी अंग्रेजों का नियंत्रण यहाँ से खत्म कर दिया। बलिया के लोग डीएम ऑफिस में घुस गए, डीएम को वहाँ से भगा दिया और डीएम ऑफिस के ऊपर भारत का झंडा तिरंगा लहरा दिया और कहा कि अब यहाँ से अंग्रेजों का असर खत्म, अब ये क्षेत्र स्वतंत्र हो चुका है। और बलिया में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समांतर सरकार की स्थापना हुई। फिर आता है सतारा में भी साथियों समांतर सरकार चलाई गई और सतारा में चलाने वाले व्यक्ति थे बाई वी चौहान, याद रखना, बाई वी चौहान, ठीक है। बाई वी चौहान के नेतृत्व में सतारा में समांतर सरकार की स्थापना हुई और इसमें इनके साथ नाना पाटिल भी शामिल थे। याद रखना सतारा की सरकार सबसे लंबे समय तक चली, लगभग 2 साल। सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार कौन सी चली? सतारा की। सबसे पहली समांतर सरकार कौन सी बनी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में, ठीक है। तामलुक में भी साथियों, तामलुक बिहार में, बंगाल में, तामलुक में भी लोगों ने समांतर सरकार बनाई और इसको बनाने वाले व्यक्ति थे सतीश सामंत। तो सतीश सामंत के नेतृत्व में यहाँ पर समांतर सरकार बनी और इन्होंने अपनी समांतर सरकार को क्या नाम दिया? इन्होंने अपनी समांतर सरकार को नाम दिया जातीय सरकार। तो आप देख रहे हो कि पूरे भारत से आवाज उठने लगी है, अंग्रेजों का प्रभाव बहुत सारी जगहों से हो गया साथियों समाप्त, ठीक है। बंगाल में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है मातंगिनी हजारा। क्योंकि जाति सरकार हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ना आवश्यक है। उनका नाम है साथियों क्या? उनका नाम है मातंगिनी हजारा। ये भी वेस्ट बंगाल से थी और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम है साथियों, जिसका नाम है विद्युत वाहिनी नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया। और मातंगिनी हजारा को कहा जाता है बूढ़ा गांधी, याद रखना। इनको हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? इनको हम लोग बूढ़ा गांधी या बूढ़ी गांधी कह लो, क्योंकि फीमेल है तो बूढ़ी कर लो, बूढ़ी गांधी कहकर हम इनको पुकारते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। और इस तरीके से पूरे क्षेत्र में आंदोलन चला, बड़े पैमाने पे आंदोलन चला और ये आंदोलन चला सो चला और बड़े पैमाने पे ये आंदोलन जो है सफल भी रहा। तो ये था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ें तो आ जाता है कैबिनेट मिशन, ठीक। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में वो है साथियों, वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में आपको 2 से 3 पॉइंट ही याद रखने हैं बस,
सबसे पहला तो कैबिनेट मिशन कब आया है? 1946 में आया है। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो उनके नाम लिख देता हूं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके नाम आप लोग याद रखना। A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरा इसमें नाम है वही जो क्रिप्स मिशन में आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो तीन सदस्यीय मिशन है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। कैबिनेट मिशन काफी महत्वपूर्ण है, और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही जो आपको इसमें चीज याद रखनी है कैबिनेट मिशन के बारे में, वो ये कि साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। पेपर में पूछा जाता है संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, तो आप बताओगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें एक सीट जो है 10 लाख की आबादी पर आनी थी। ठीक है, तो ये है कैबिनेट मिशन। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट हम पैड के लिहाज से इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि कैबिनेट मिशन कब आया, कितने सदस्य थे, इनके हेड थे A.V. अलेक्जेंडर, याद रखना, और इसी के आधार पर हुआ संविधान सभा का चुनाव। कैबिनेट मिशन के बारे में एक पॉइंट और याद रखना चाहो तो ये कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं बनेगा, इसी वजह से संविधान सभा के चुनाव का मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वो एक लाइन में आपको याद रखनी है, वो है डायरेक्ट एक्शन डे। इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना है ये भारतीय इतिहास की। ये कब हुआ है? ये हुआ है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को साथियों मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में दंगे करवाए। दंगे बाई मुस्लिम लीग। इन्होंने कहा कि जब तक हमारी पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं होगी हम ऐसे ही देश में आग लगाते रहेंगे, और इन दंगों को नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन डे। याद रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पूरे भारत में दंगे हुए। ठीक है, और खासकर जो दंगे हुए वो जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ और जो बांग्लादेश वाला इलाका है वहाँ पर दंगे हुए। इन दंगों को रोकने में महात्मा गांधी ने विशेष भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें कहा गया वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, इसी बीच वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, और इधर वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उधर इंग्लैंड में चुनाव होता है। अब तक जो इंग्लैंड के PM थे वो थे चर्चिल, 40 से लेकर 45 तक, जब वर्ल्ड वॉर चला। लेकिन युद्ध में इंग्लैंड की हालत खराब हो गई, इस वजह से चर्चिल युद्ध के साथ साथ, मतलब युद्ध तो जीत गए चर्चिल, लेकिन युद्ध जीतने की वजह से चर्चिल पर दबाव आया, और जब चुनाव हुआ तो चर्चिल इलेक्शन हार गए। इसके बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी में जो नए PM बने वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि हम 1948 तक, जून 1948 तक भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे, और इस काम को करने के लिए उन्होंने एशियन पैसिफिक फ्लीट के कमांडर, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, उनको भारत भेजा और कहा कि आप भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र करो और भारत को आज़ाद करके जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आओ। तो उन्होंने भारत को आज़ाद करने की जो योजना बनाई उसे हम कहते हैं माउंटबेटन योजना, जो आई है 3 जून 1947 को। तो बस दो पॉइंट इसमें और याद रखो। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना कब आई है? 3 जून 1947 को। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। और इन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के बारे में जो भी चीज़ें थी उन पर सभी नेताओं से बात करी। प्रारंभ में भारत का बंटवारा इन्हें स्वीकार नहीं था, लेकिन बाद में इनको समझ आया कि बिना बंटवारा किए आज़ाद कभी भारत हो भी नहीं पाएगा। और इन्हीं सब के प्रयासों से, इन्हीं सब से बात करने के बाद 18 जुलाई 1947 को आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947, और इसी के अंतर्गत भारत स्वतंत्र हुआ। दो देश बने साथियों। कौन कौन से देश बने?
वो बना 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत नाम के दो स्वतंत्र देश बन गए और इस तरीके से भारत हुआ आज़ाद। ठीक है, भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली। अब इसमें एक व्यक्ति और हैं जिनके बारे में पढ़ना आवश्यक है और आप एक उसको और पढ़ के हम इस टॉपिक को फाइनली पूरा का पूरा जो है समाप्त कर देंगे, और वो व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस, या हम कहें आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है, याद रखना। इसका जो गठन है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, और बाद में इसको बेहतर यानी इसका पुनर्गठन किसने किया, तो इसको बाद में बेहतर या हम कहें इसका पुनर्गठन जिस व्यक्ति ने किया है वो है रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस कौन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। रास बिहारी बोस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था, और इनके साथ बने सुभाष चंद्र बोस इनकी सहायता की और फाइनली आज़ाद हिंद फौज का अच्छे से गठन हुआ। ठीक है, 4 जुलाई 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने इसको जो है इसकी कमान संभाली और वो इसके सेना अध्यक्ष बने। ठीक है, याद रखना। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की घोषणा की। उन्होंने कहा हम भारत की अस्थायी सरकार है, गवर्नमेंट इन एक्साइल इन्हें कहा जाता है। गवर्नमेंट इन एक्साइल यानी ऐसी सरकारें जो अपने देश में नहीं हैं लेकिन देश के लिए काम करती हैं, उन्हें कहा जाता है अस्थायी सरकार। ठीक है, इन्होंने अस्थायी सरकार की घोषणा की। अच्छा, ये भी याद रखना कि इनकी अस्थायी सरकार छोटी मोटी नहीं थी। इनकी अस्थायी सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी साथियों। 9 देशों ने इनको माना कि यही भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इनकी सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 9 देश, जापान, बर्मा, इटली, जर्मनी इत्यादि 9 देशों ने इनको मान्यता दी और माना कि यही भारत के राष्ट्र अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। एक इसमें और पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था आज़ाद हिंद फौज का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है सिंगापुर, और बाद में ये रंगून भी कुछ समय के लिए रहा है। तो मेनली आपको याद रखना है सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर। ठीक है, और युद्ध के समय में क्योंकि ये जो है सपोर्ट कर रहे थे जापान को, क्योंकि जापान युद्ध कर रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसीलिए ये जापान को सपोर्ट कर रहे थे। और जापान की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 द्वीप भी दे दिए थे, अंडमान और निकोबार। सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए कि यहाँ पर आप अपना जो है सेना आप अपनी लगाइए, और इन 2 द्वीपों को, अंडमान और निकोबार द्वीपों को सुभाष चंद्र बोस ने नाम चेंज करके कर दिया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है अंडमान निकोबार के नाम जो है बदल के कर दिए थे किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, आज़ाद हिंद फौज भारत में भी एंटर करी। ठीक है, और भारत में एंटर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या हम कहें आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया भारत विजय करने के लिए, भारत जीतने के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी ने यानी आज़ाद हिंद फौज ने ऑपरेशन यू चलाया। ऑपरेशन यू चलाया था। ठीक है, और ऑपरेशन यू के अंतर्गत इन्होंने भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। और साथियों, अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की, तो आज़ाद हिंद फौज ने रेडियो के माध्यम से या हम कहें सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से जब इन्होंने कोहिमा को जीत लिया था, कोहिमा यानी नागालैंड,
तो नागालैंड में जब इन्होंने एंटर किया और कोहिमा को जीत लिया, तो कोहिमा को जीतने के बाद इन्होंने वहाँ के रेडियो से भारत को संबोधित किया और उसी रेडियो के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी को कहा राष्ट्रपिता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अच्छा, इसमें कोहिमा रेडियो नहीं था, रेडियो का नाम था, सॉरी, कोहिमा में एंटर किया था और वहाँ पर इन्होंने जो है नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जो रेडियो था वो था रंगून का। ठीक है, तो रंगून रेडियो के माध्यम से साथियों इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित कराया। जब युद्ध हार गया जापान, तो युद्ध हारने के बाद साथियों INA के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर चलाया मुकदमा और फाइनली कर्नल प्रेम सिंह सहगल, मेजर जनरल शहनवाज खान और कर्नल गुरबख्श को मृत्युदंड दिया गया। और कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 18 अगस्त 1945 को एक द्वीप है जापान का ताइपेई, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और फाइनली इसी के साथ ये हमारा जो है पूरा का पूरा टॉपिक हुआ समाप्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मॉडर्न इंडिया के सब मैंने कवर करा दिए हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली ज्योग्राफी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।